are going to start the 12th class next topic of electrochemistry chapter, that is conductivity. कि कंडक्टिविटी का टॉपिक हम जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसके बारे में ही हम आगे एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, कि कंडक्टिविटी हमारी किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं और कंडक्टिविटी की वैल्यूज हैं वो सेल कांस्टेंट यानी कि सेल कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं kappa से। ओके, एंड वी नो वेरी वेल दैट kappa इज इक्वल टू G इंटू L बाई A। ये ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं स्टूडेंट। अगर जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा वो इससे पिछले वाला लेक्चर वो देख सकता है, उसमें हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी है वो इक्वल होती है कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया की। ओके, अब हम बात करते हैं कि लेंथ अपॉन एरिया इज इक्वल टू G स्टार। व्हाट इट मींस? G स्टार का मतलब क्या है? G स्टार इज कॉल्ड एज ए सेल कांस्टेंट। यहां पे इसको क्या माना जाता है? सेल कांस्टेंट माना जाता है, यानी कि G स्टार हमारा सेल कांस्टेंट है। तो अगर हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो कंडक्टिविटी बिकम्स लाइक दैट G इंटू G स्टार। दैट इज सो सिंपल। ये हमारी कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सेल कांस्टेंट, यानी सेल कांस्टेंट के केस में हमारी कंडक्टिविटी क्या जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है? कंडक्टिविटी। अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट की सेल कांस्टेंट की हमारी क्या यूनिट होने वाली है, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हैं तो G स्टार वी ऑलरेडी नो ये किसके इक्वल है? L बाई A, यानी लेंथ अपॉन एरिया की लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इससे कैंसिल आउट होता है एंड दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ ए सेल कांस्टेंट। ये हमारी किसकी यूनिट हो जाती है? सेल कांस्टेंट की यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन फैक्टर्स को जानने की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, अगर इनको हम क्लासिफाइड करते हैं तो ये 4 टाइप्स के अंदर हमारे क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट वन हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं नेचर ऑफ सोलवेंट, नेचर ऑफ सोलवेंट। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं दैट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और लास्ट फैक्टर हम बात करते हैं दैट इज द टेम्परेचर। These are the 4 factors which affect the conductivity of electrolytic conduction, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है उसको इफेक्ट करने के लिए 4 फैक्टर होते हैं। अब फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में जान भी चुके हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे हमारा क्या है, KCl है, HCl है, HNO3 है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस क्या होता है? CH3COH, एसिटिक एसिड है, HCO है,
H फॉर्मिक एसिड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो बहुत अच्छे से आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस की, ये बात आपको याद रखनी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, यानी कि जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट कौन से के सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों? क्योंकि उनके आयंस बहुत ज्यादा अच्छे से डिसोसिएट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से टूट जाते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से आयन में डिसोसिएट ही नहीं हो पाते। ओके, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ सोलवेंट, कि सोलवेंट के नेचर के ऊपर, यानी कि अगर पोलर सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट, तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, एक प्रकार से इंक्रीज होगी। यानी कि पोलर आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी शो करते हैं, आयंस ही तो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर हमारे जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो फैक्टर के, मोबिलिटी और कैरियर ऑफ चार्ज आयंस, जो कैरियर ऑफ चार्ज आयंस होते हैं। तो अगर हमारे यहां पर आयंस किस में होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में, और आयनिक कंपाउंड्स कौन से किसके अंदर डिसोसिएट हो सकते हैं, पोलर के अंदर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि बेंजीन के अंदर अगर हम नमक घोल दें या NaCl डिसोल्व करते हैं, तो वो कंडक्टिविटी शो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेंजीन क्या है कि नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर कंडक्टिविटी है वो नील हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो इसके लिए पोलर सोलवेंट है कंडक्टिविटी लार्ज शो करते हैं, ठीक है। और ये किसका कारण है? बिकॉज दे शो द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं ना, कि उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या होता है, जो नेचर ऑफ सोलवेंट है वो भी किसको अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को नेचर ऑफ सोलवेंट भी अफेक्ट करते हैं। अगर पोलर है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, नॉन पोलर है तो कंडक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट हम की बात करते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। ये टर्म आपको याद रखनी है कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाते हैं किसी सॉल्यूशन की या किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसकी कंडक्टेंस घटती चली जाएगी। यानी कि आप सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन को हम गाढ़ा करते चले जाते हैं तो उसकी कंडक्टेंस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब देखो कंडक्टिविटी के लिए तो जरूरी क्या है, चार्ज की मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट, यानी जब चार्ज मूवमेंट करता रहेगा, आयंस मूवमेंट करते रहेंगे, तभी तो कंडक्टिविटी शो करेंगे। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड करते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, गाढ़ा करते चले जाएंगे, तो आयंस का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी गेट से डिक्रीज, कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। यानी कि ये टर्म आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। कारण क्या है स्टूडेंट? बिकॉज इससे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी। मोबिलिटी है जो आयंस की, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम किसी को गर्म करते हैं, किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, तो उसके आयंस मोबाइल हो जाते हैं। मोबाइल का मतलब हिलना डुलना या भागना शुरू कर देते हैं, और जितने आयंस भागना शुरू करेंगे, मोबाइल होंगे, जितनी मोबिलिटी शो करेंगे, उतने ही ज्यादा वो कंडक्टिविटी शो कर पाएंगे। तो इसी वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होती चली जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द 4 मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये 4 बहुत ही जरूरी हमारे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। It is the conductivity when 1 mole, कितना भाई, 1 mole electrolyte is placed between two electrodes which are 1 centimeter apart from each other. Which are 1 centimeter apart from each other. सिंपल टर्म में समझ सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास मान लो 2 इलेक्ट्रोड अगर लगा दिए गए हैं, ठीक है, और उनको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, किसी बैटरी से कनेक्टेड हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोलाइट लगाए गए हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को ये मान लो नीचे तक मिला रखे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिस्टेंस कितनी ले रखी है, 1 सेंटीमीटर अगर कंसीडर कर रखी है, और इनके बीच में जितना इलेक्ट्रोलाइट हमारा फिलअप किया जाता है उस सारे इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, और ये इलेक्ट्रोलाइट कितना फिलअप किया जा रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट किया जा रहा है 1 मोल, ठीक है, ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिलअप कर दिया है इसके अंदर। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी, 2 इलेक्ट्रोड जिनके बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम या कैप एम भी इसको बोल सकते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज कप्पा, कप्पा बोलते हैं कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, 1 मोल के लिए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम एक वैल्यू यूज करते हैं जो वैल्यू हमने पढ़ी थी मोलैरिटी के फॉर्मूला में, अगर मोलैरिटी की टर्म्स में हमने पढ़ा था, तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है, दैट इज m इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यही हमारा एक्सप्रेशन था जो हमें ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हमारा क्या है, मोलैरिटी। अब मोल कितने ले रहे हैं, हमने ऑलरेडी बोला कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही हमने यहाँ पे लेना है, तो 1 मोल हो जाएगा। लेकिन हम वॉल्यूम किस में ले रहे हैं, एमएल में या सीसी में भी बोल सकते हैं। याद रखना स्टूडेंट, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 एमएल, ये बात आपको याद रखनी है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 एमएल, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 एमएल के बराबर ही होता है, ठीक है। तो कई बुक्स में सीसी भी दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम इन लीटर में होता है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है एमएल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इन एमएल डिवाइडेड बाय 1000 हो जाता है, ठीक है। 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 यहाँ पे एक प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स ओके। अगर हमें मोलैरिटी तो नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम इन एमएल चाहिए, इस वैल्यू चाहिए, तो हम वॉल्यूम इन एमएल को तो इस साइड में ले आते हैं और मोलैरिटी को नीचे लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन एमएल, इसको एमएल में ऐसे लिख लें तो क्या हो जाएगा, अब 1 मोल 1 इंटू 1000 दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय m, दैट इज द वैल्यू वी विल पुट फॉर VML। जो हमारे VML की वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो आ गई है 1000 बाय मोलैरिटी। तो अगर हम इसमें हमारी वैल्यू पुट करते हैं, दैट बिकम्स लाइक दैट kappa इंटू 1000 बाय m। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना स्टूडेंट। ये रिलेशन हमारे किस लिए है, मोलर कंडक्टिविटी के लिए है, कि मोलर कंडक्टिविटी हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी हमारी किस प्रकार से आ सकती है। अब एक चीज और समझनी है स्टूडेंट इस रिलेशन से, कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी और मोलर प्रोपोर्शनल टू
मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारी मोलैरिटी की, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमें याद रखना है, ये रिलेशनशिप हमें याद रखना। अगर बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की अगर बात करते हैं तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दैट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोलर कंडक्टिविटी है, बस एक चीज का डिफरेंस है, मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट का। इट इज द कंडक्टिविटी shown by 1 gram equivalent electrolyte ions when put between two electrodes which are separated 1 centimeter from each other। ये भी बिल्कुल मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही है कि अगर हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं स्टूडेंट, तो उन इलेक्ट्रोड को एक कंटेनर में डिप करते हैं, सो व्हाट विल वी गेट, अगर एक कंटेनर में इलेक्ट्रोड को डिप किया है, हमको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो हम क्या कर दें, अगर इसके बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जिनके बीच में यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को, इलेक्ट्रोलाइट को इसके बीच में डाल देते हैं, तो उसके द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाती है, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को जब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में, जिनकी डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, डाल दिया जाता, उनके द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो लैम्डा इक्यू लिखते हैं, इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू कैपा इनटू वॉल्यूम इन एमएल। अब जैसे हमने वहां पर मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी की इक्वेशन यूज की थी, यहां पर हम किसकी इक्वेशन यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी की इक्वेशन यूज करेंगे। एंड वी नो वेरी वेल स्टूडेंट, नॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है, नॉर्मेलिटी दैट इज एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब इसी को वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ता है कितना लेना है, 1 लेना है। वॉल्यूम इन लीटर क्या करेंगे, इसको हमें वॉल्यूम इन एमएल कर लेंगे और सीसी और डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 को हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो अब हमें नॉर्मेलिटी तो चाहिए नहीं, हमें वॉल्यूम इन एमएल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस टर्म को इस साइड में लेके आएंगे, इसको इस साइड में, तो वॉल्यूम और यू कैन से इन एमएल दैट इज 1000 बाय एन। ये हमारी वैल्यू आ गई है एक प्रकार से इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी वॉल्यूम की। तो अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं, सो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगी, दैट इज कैपा इनटू 1000 बाय एन, दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें याद रखनी है स्टूडेंट। यहां से हमें फिर से वही रिलेशन पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक प्रकार से नॉर्मेलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनिट की कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट होगी हमारी स्टूडेंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट
दैट इज द इक्विवेलेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट हमारी यूनिट होगी, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये हमारी किसकी यूनिट हो जाती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, हम जानने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी अभी डिराइव करके देखा है स्टूडेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? दैट इज कैपा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। एंड हमने अभी पढ़ा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? कैपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये दो हमारी इक्वेशन हम ऑलरेडी अभी पढ़े, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं देन व्हाट विल बी गेट? कंडक्टिविटी से कंडक्टिविटी हमारी कैंसिल हो जाती है, 1000 से 1000 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/m एंड 1/n। ये हमारा एक प्रकार से डिवाइड हो गया जाएगा, यानी कि डेल m यानी मोलर लैम्डा m बाई लैम्डा इक्विवेलेंट, ये हमारा एक प्रकार से इक्वल होगा 1/m 1/n। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? n/m हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें पता है जो सॉल्यूशन चैप्टर था और +1 क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का केस रिलेशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ये इक्वेशन आपको +1 क्लास में याद करवाई गई होगी कि नॉर्मेलिटी हमारी इक्वल होती है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी की। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं नॉर्मेलिटी की जगह n फैक्टर इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी हमारी कैंसिल हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू n फैक्टर, ये n फैक्टर के बराबर आ जाती है। और अगर रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सो वो रिलेशन बिकम्स मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता है, एन फैक्टर का पता है, तो हम मोलर कंडक्टिविटी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स effect of dilution on conductivity molar conductivity and equivalent conductivity। कि डाइल्यूशन का इंपैक्ट जानने की कोशिश करेंगे हम तीनों टाइप की कंडक्टिविटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी जिसको हम कैपा से भी डिनोट करते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। यानी कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी लिक्विड में और सोलवेंट का अमाउंट ऐड करते जाएं, द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज नोन एज द डाइल्यूशन। सोलवेंट के अमाउंट को इंक्रीज करते चले जाए तो डाइल्यूशन होगा। तो उसी को अगर डाइल्यूट करते चले जाते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को तो कंडक्टिविटी क्या होती चली जाएगी? कंडक्टिविटी बिकम्स डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती चली जाएगी स्टूडेंट? डिक्रीज होती चली जाएगी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन।
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी डायल्यूशन से। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायल्यूशन। अब ये चीज ध्यान रखना है कि क्यों कंडक्टिविटी तो डायल्यूशन से डिक्रीज हुई, जबकि मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो इसका आंसर है, इनका जो डेरिवेशन हमने किया था कैपा इज इक्वल टू G इंटू एल बाई ए, यहां पर कहीं पर भी वॉल्यूम की टर्म नहीं यूज की गई है, यानी वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है। और डायल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा सॉल्वेंट का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, एक प्रकार से डायल्यूशन से क्या होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी का अमाउंट है वो एक प्रकार से डिक्रीज ही होता है, क्योंकि मोबिलिटी है, आयन वो दूर दूर हो जाते हैं और अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी का आपने रिलेशन पढ़ा था, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपा इंटू वी एम एल। यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक प्रकार से किसके, मोलर कंडक्टिविटी के। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा यानी सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी भी मोलर कंडक्टिविटी भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। और ऐसे ही रिलेशन हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में कि ये भी हमारा क्या होता है, कैपा इंटू वी एम एल होता है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो डायल्यूशन पे क्या होंगी, बढ़ेंगी, जबकि कंडक्टिविटी है डायल्यूशन पे घटती चली जाती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये कंप्लीट लेक्चर था स्टूडेंट हमारा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेस पे। इसके बेसिस पे आप स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो जो डेरिवेशन से हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं उनको डायरेक्टली हम हमारे फॉर्मूलाज में यूज, जो न्यूमेरिकल्स है उनके अंदर यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मूला की तरह हमारा काम करेंगे और आसानी से न्यूमेरिकल सेक्शन को सोल्व कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेसिस पे जितने न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं, उनको सोल्व करने की ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्राई टू मेक द नोट्स ऑफ दिस वीडियो। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स भी बनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू।